संसद समिति ने फेसबुक गूगल को जारी किया समन। प्रतिनिधियों को आज पेश होने को कहा। ट्विटर के कोरोना राहत पैकेज पर कांग्रेस का तंज। कहा वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं, फिर भी कर्ज की खुराक। संसद समिति से फेसबुक गूगल को जारी किया समन। प्रतिनिधियों को आज पेश होने को कहा। ट्विटर के प्रतिनिधियों से पहले हो चुकी है बैठक। राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। कहा सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स मान सम्मान दे। याचिका पर कोर्ट का नोटिस। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपनी वेबसाइट से भारत का गलत नक्शा हटा लिया है। पहले ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए गए मैप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग देश के तौर पर दिखाया था। आपको बता दें, ट्विटर की इस हरकत के बाद सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कार्रवाई के लिए तथ्य जुटाने का आदेश दिया था। हालांकि भारी दबाव के बीच ट्विटर को गलत नक्शा हटाना पड़ा। गलत मैप दिखाना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन था, जिस पर यहां सरकार की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया। इससे पहले ट्विटर की तरफ से जो ट्वीट किया गया, उसमें जो तस्वीरें छापी गई थी, उसमें भारत के नक्शे को अलग उभारा गया था। और इसी के अलावा अगर बात करें तो कई और देशों के नक्शों को भी उभारा गया, लेकिन उनमें किसी की भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। लेकिन यहां भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई थी। आपको बताते चले कि भारत के नक्शे से भारत का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को अलग देश दिखाया गया था। और यहां आपको ये भी बताते चले कि ट्विटर की वेबसाइट पर एक करियर नाम का पेज है। उसी में उसने ये बताया कि यहां उसके साथ ऑफिसर्स कहां कहां पर हैं। भारत में 3 जगह दर्शाई गई हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, और उसमें ये गलत नक्शा दिखाया गया है। ये अपने आप में काफी अपमानजनक था। आपको ये याद दिला दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्विटर की ऐसी हरकत सामने आई है। इससे पहले 12 नवंबर को भी ऐसी हरकत की गई थी। उस वक्त लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया गया था। उस समय सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर ने लिखित तौर पर माफी मांगी थी। इस लिखित माफी में ट्विटर ने कहा था कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। तो यहाँ लेकिन इसके बावजूद 7 महीने के अंदर ट्विटर की ओर से ऐसा फिर से कोई कदम उठाया गया। और कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत कई योजनाओं की घोषणा किए जाने के बाद आरोप लगाया कि वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांग बढ़ाने और लोगों की सीधी मदद करने की बजाय फिर से कर्ज की खुराक दी है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यहाँ ये कहा कि यहाँ वित्त मंत्री के संवाददाता साफ तौर पर सम्मेलन को मैंने गौर से सुना, लेकिन आज अर्थव्यवस्था को बुनियादी और समस्या कम जीडीपी, ज्यादा महंगाई, कम मांग और बढ़ती बेरोजगारी सामने दिख रही है। लेकिन यही बात वित्त मंत्री जी को समझ नहीं आ रही। आज फिर उन्होंने इस बारे में बात की और साफ तौर पर कहा कि इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन यहाँ दावा जरूर किया कि कर्ज की खुराक के मॉडल का परिणाम सबको पता चल गया है। तो लोगों को कर्ज की खुराक की नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। साफ तौर पर कहा गया है कि मदद की जरूरत है, कर्ज की जरूरत है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप लोगों को आर्थिक मदद करेंगी, लोगों को जेब में पैसा डालने की बात करेंगी, लेकिन यहां वल्लभ ने साफ तौर पर वित्त मंत्री पर आरोप लगाया कि साल 2020 में घोषित कर्ज की खुराक वाले 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की तरह आज फिर से गलती की गई है। लगता है वित्त मंत्री जी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि ये कौन लोग हैं जो वित्त मंत्री को यहाँ कर्ज की खुराक की सलाह दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि जीडीपी क्यों गिर रही है। और अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में राजनीति के केंद्र में रहने वाले लोक जनशक्ति पार्टी फूट के बाद 2 गुटों में बंट गई है। चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस दोनों ही अपने अपने दावे हैं। एलजेपी में जारी उठापटक के बीच पार्टी के नेता चिराग पासवान गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने शहर का निजी दौरा करार दिया। बताते चले कि यहाँ हवाई अड्डे पर पहुंचे पासवान उस सवाल पर सीधा जवाब देने से बचते नजर आए जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो एक वरिष्ठ बीजेपी नेता से मुलाकात करने अहमदाबाद आए हैं, क्योंकि ऐसी अटकलें हैं। हालांकि यहां एलजेपी नेता ने ये कहा कि वो निजी दौरे पर अहमदाबाद आए हैं। आपको बताते चले कि अपनी ही पार्टी में चुनौतियों का सामना कर रहे एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने कहा था कि बीजेपी के साथ उनके संबंध एक तरफा नहीं रह सकते हैं। यदि उनको घेरने का प्रयास जारी रहा तो वो अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे।
और यहाँ देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और मामले बढ़कर 3,03,15,000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण 3,97,000 लोगों की मौत भी हुई है। और इस बीच दिल्ली सरकार की ओर से संचालित LNJP अस्पताल में पिछले साल मार्च से 20,000 से ज्यादा कोविड रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जो भारत के किसी भी अस्पताल के आंकड़ों से ज्यादा है। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। मंत्री ने ट्वीट किया कि लोक नायक अस्पताल ने मार्च 2020 से 20,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज तो किया, लेकिन यहाँ भारत के किसी भी अस्पताल में सबसे ज्यादा है। महान काम के लिए डॉक्टरों, नर्सों और सभी कर्मचारियों की टीम को बधाई। तो यहाँ बधाई दी गई। यहाँ ये भी कहा गया कि हम आप सबको सलाम करते हैं। दिल्ली सरकार के कोरोना ऐप के अनुसार बात करें तो अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 2,000 बिस्तर हैं, जिनमें से 1,840 फिलहाल खाली है। और भारत में अभी तक ब्लैक फंगस की बात करें तो यहाँ ब्लैक फंगस के तकरीबन लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो यहाँ 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। ऐसे में संक्रमण के चलते 3,129 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी के उत्पादन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। बताते चले कि भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी के उत्पादन के लिए उद्घाटन के साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में ब्लैक फंगस की दवा का उत्पादन शुरू हो गया है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब ब्लैक फंगस हुआ तब दवा का महत्व समझ में आया। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जबलपुर में इंजेक्शन बनेगा। और फिलहाल उन्होंने कहा कि रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी का उत्पादन जबलपुर में ही कर रही है और इसके लिए कंपनी की ओर से एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उधर यूपी के हापुड़ की बात करें तो कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड रेलवे स्टेशन परिसर में बने आवास से रेलवे कर्मी के पति की यहां हत्या कर दी गई। तो यहां बताया जा रहा है कि अज्ञात युवकों ने यहां इस घटना को अंजाम दिया है। शव को आत्महत्या दिखाने का प्रयास करके फरार हो गए। परिजनों ने जब युवक को मृत अवस्था में गोली लगे देखा तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। आत्महत्या करने की बात बताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर पुलिस कर्मचारी पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल रात्रि को 12 बजे दीपांशु सैनी नामक एक व्यक्ति ने यूपी 112 पर कॉल करके बताया कि उनके मौसा श्री राजकुमार सैनी ने सुसाइड कर लिया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। फिर बात प्रकाश में आई कि ये केस आत्महत्या का नहीं है बल्कि मर्डर का है। गहनता से जब पूछताछ की गई तो पुलिस ने विजय सिंह को हिरासत में लिया है। विजय सिंह ने पूछताछ में ये बताया कि उनका मृतक की वाइफ के साथ रिलेशंस थे, इसी कारण उन्होंने मृतक राजकुमार सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी है। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। और हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित 1.70 करोड़ रुपए की राशि से अंबाला में किचन होम एनलॉयंस क्लस्टर का शिलान्यास विधायक असीम गोयल ने किया। बताते चले कि यहां मानकपुर में किया गया इसका उद्घाटन और इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाला में मिक्सी उद्योग एक बड़ा उद्योग था। अंबाला की मिक्सी की मांग पूरे भारतवर्ष में की गई और मिक्सी के नाम से अंबाला जाना जाता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे मिक्स उद्योग कई कारणों से अंबाला में पिछड़ने लग गया है, अपनी पहचान खोने लगा है। लेकिन यहाँ इस बीच हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनने पर इस की ओर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अंबाला का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं फिर से अंबाला की मिक्स उद्योग की खोई हुई पहचान वापस लाकर अंबाला में रोजगार बढ़ाने और अंबाला को मिक्स के क्षेत्र में फिर से बहुत बड़ा हब बनाने का प्रयासरत रहूंगा। आज मुझे लगता है कि अंबाड़ा के लिए एक गर्व का दिन है। अंबाड़ा जिसके नाते जाना जाता रहा मिक्सी सिटी, आज वो मुझे लगता है कि उस मैं कहना चाहूँगा उस व्यापार के पुराने दिन लौटे हैं और उस नाते आज एक शुरुआत अंबाड़ा शहर में हुई है। अंबाड़ा का वो गौरव दोबारा लौटेगा। MSME द्वारा जो एक अंबाड़ा किचन अप्लायंसेस भवन यानी एक क्लस्टर जो बनना था, उस नाते हमारे अपने व्यापारी साथियों ने यहाँ मिलकर 4.5 एकड़ ज़मीन ली
उस ज़मीन के अंदर इन्होंने 21 लोगों ने अपनी यूनिट्स जो हैं लगाने का फ़ैसला किया। और सरकार से भी एक इन्होंने प्रपोज़ल रखी थी कि आप अगर हमें क्लस्टर के नाते यहाँ एक कॉमन टूल फैक्ट्री, कॉमन एक हमारे कुछ जगह एक भवन ऐसा बना दें कि हम सब मिलके अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर। और यूपी के आगरा की बात कर लेते हैं। अपहरण कर फिरौती नहीं देने पर हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस मामले में एसटीएफ ने उन्हें न्यू आगरा के दियालबाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 21 जून को सचिन चौहान नाम के युवक का अपहरण कर लिया था। तो यहाँ अपहरण करते हुए 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती नहीं देने पर आरोपियों को हत्या कर उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया था। करीब हफ्ते भर से आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। बताते चले कि मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और एक के बाद एक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए हुए आरोपियों के नाम आपको बता देते हैं। सुमित असवानी, हैप्पी खन्ना, मनोज पंसल, रिंकू और हर्ष चौहान है। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 1200 रुपए कैश और 2 कार बरामद की गई है। इन 5 से मिलकर 21 जून को सरकारी ठेकेदार सुरेश चौहान ने इकलौते बेटे सचिन का अपहरण किया था। इसके बाद 2 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। फिरौती नहीं देने पर आरोपियों ने सचिन की हत्या कर दी। बताते चले कि बल्केश्वर घाट ले जाकर रवि वर्मा के नाम से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इंट्रोगेशन किया है अपना आगरा का एसटीएफ टीम और आगरा का लोकल पुलिस टीम का जॉइंटली, वो पूरा टीम का वो जो दोस्त लोग का इंट्रोगेशन कराया। इंट्रोगेशन में उन लोगों ने कन्फर्स किया है उनका दोस्त है सुमित आसवानी और उनका साथियों लोग ने मिलके उसका सचिन का अपने आप बुलाया, ले गया, घर से ले गया उन लोग। वहाँ जाके न्यू आगरा थाना क्षेत्र में एक अकोना वाटर प्लांट है, वहाँ ले जाके उनके साथ उन लोगों ने दारू पिया। दारू पीने के बाद उनका वहाँ पे सफोकेशन एस्पेक्सिया कराने के लिए उसका पूरा सिर पे लैमिनेशन पेपर से कवर किया। उसके बाद कवर करके उसका हत्या कराया। हत्या करने के बाद इन लोगों ने उसी दिन रात उस लड़के का उनका पीपी किट वगैरह पहन के जाके बल्केश्वर घाट में जाके उसका कोरोना का मरीज कह के उसका अंतिम संस्कार करा दिया था। उन्होंने इंट्रोगेशन में पता चला इन लोगों का मोटिव क्या है। इनका है कहना है जो सुमित असवानी और सचिन चौहान दोनों अच्छी दोस्त है और उसके साथ बाकी 2 का दोस्त लोग भी है। और इन लोगों का प्लान तो ये था इसका ले जाके किडनैपिंग करके मर्डर करके उसके बाद सचिन चौहान का पापा से 2 करोड़ फिर। उत्तराखंड के खटीमा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहां रेलवे ट्रैक के किनारे से एक युवक का शव मिला है। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, हड़कंप मच गया और ऐसे में बताते चलें कि इस मामले में हुआ क्या है। आनन फानन में स्थानीय पुलिस को इस बात की घटना मिली तो यहां लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान हो चुकी है। बताते चले ये भी कि परिजनों को जैसे ही युवक की जानकारी मिली तो सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और बताते चले ये भी कि मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी मनोज कुमार ठाकुर ने यहाँ ये बताया कि सुबह पुलिस को शव की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि युवक पीलीभीत का रहने वाला है। शव पर खरोंच के निशान भी हैं और फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। बगल में डेड बॉडी मिली है, उसमें शरीर पे रगड़ के निशान है और उसकी आंख थोड़ा बाहर निकली हुई है। ये डेड बॉडी जो है हमने इसकी तलाश करी तो उसमें से एक आधार कार्ड निकला जिसमें हरीश कुमार निवासी न्यूरिया पीलीभीत होना पाया गया है। इसका पंचनामा भर के हम लोग पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। महामारी तो बचण दा इक्को तरीका है टीकाकरण। विश्व भर दे माहिरां दा कहना है कि जे महामारी नूं खत्म करना है तां इस दा इक्को अहम तरीका है जिस विच ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60-70% ਲੋਕ
ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ, ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੈक्टर वैक्सीन है जो स्पाइक प्रोटीन RNA ਨੂੰ ट्रांसफर करता है जो सेल द्वारा स्पाइक प्रोटीन उत्पादन ਨੂੰ उत्तेजित ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ट्रिगर करता है। कोवैक्सीन भारत ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਰੂਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के हापुड़ में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ट्रक यूनियन में सैकड़ों ट्रक मालिकों ने काली पट्टी बांधकर और काले झंडे दिखाकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध किया। ट्रक मालिकों का यहाँ ये कहना है कि पिछले कई महीनों से यही सब चल रहा है और ऐसे में काम नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। या तो GST में लाया जाए या फिर किसी भी प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए। पिछले काफी दिनों से ट्रक यूनियन में खड़े हैं और वहीं ट्रक मालिकों की इस हड़ताल से लाखों करोड़ों के नुकसान के अनुमान जो लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। तो आज आप हड़ताल कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला है कि डीजल की बढ़ती कीमतों की वृद्धि से GST और जो बोझ बढ़ रहा है गाड़ी वालों पर, तो कुछ बचत नहीं हो पा रही। उसके विरोध में पूरे जनपद पे हड़ताल पे। तो क्या मांग आप करते हैं? हमारी मांग है डीजल के दाम घटाए जाएँ और रोड टैक्स घटाए, टोल टैक्स में कम की जाए। अरजीत सिंह बिल्ला। अच्छा, आप किस चीज़ को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन है आज? धरना प्रदर्शन जी, गाड़ियों वालों का बिल्कुल काम खराब हो चुका है। पेट्रोल कहाँ तक पहुँच गया है, डीजल कहाँ तक पहुँच गया है। अब तो गाड़ियाँ वाले परेशान हैं, बिल्कुल लूटे पीटे जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं इसकी तरफ। सब परेशान हो रहे हैं, गाड़ियाँ बिकने की नौबत आ गई है। हमारी गाड़ी 3-3 महीने हो गए यूनियन में खड़ी है, देख लो सब गाड़ियाँ खड़ियाँ हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे जूं तक नहीं छरक रही। तो क्या मांग आप सरकार से? हमारी मांग है कि कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ दिल्ली में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों में बारिश हो रही है, यहाँ कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है। मौसम विभाग का यही कहना है कि दिल्ली में बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। 6 दिनों तक बारिश का कोई असर नहीं है। इसके अलावा बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग का यहाँ ये कहना है कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ ऐसे जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन में आज हम अमेरिका के आगे निकल गए हैं। अब तक भारत में 32,36,63,297 वैक्सीन डोज लग चुकी है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां ये भी कहा कि जिस तरीके से महामारी का दौर चल रहा था और ऐसे में सभी को कोरोना के खिलाफ भारत में जंग जारी है और ऐसे में लोगों को अब इसके खिलाफ लड़ना है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। टुडे वी हैव 5,72,994 active cases in the country, and if you will be able to recall that on 8th May 2021 we had something like 37,23,446 cases, and at the time of our last हाल ही के दिनों में राजद नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बयान
से बिहार में नए समीकरण बैठने लगी हैं। तो यहाँ अलग अलग बातें सामने आने लगी हैं। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर ये बयान कर रहे हैं कि चिराग पासवान को अभी भी पीएम मोदी से उम्मीद है। इस मसले पर एलजेपी नेता संजय सराफ ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए दिखाते हैं। माननीय पशुपति पारस जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्रॉपर इलेक्शन की प्रतिक्रिया हो गई। उस इलेक्शन की प्रतिक्रिया के माध्यम से जो एक प्रोसेस है, 2015 के बाद 2020 में इलेक्शन होना था। 2020 में इलेक्शन हमारे स्वर्गवासी नेता, हमारे आदर्श माननीय रामविलास पासवान जी थे उस वक्त, इसलिए इलेक्शन नहीं हुआ। 21 तक भी जब इलेक्शन नहीं हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, लोजपा का कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है 2015 में जो पास हुआ है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए। 5 साल के बाद इलेक्शन हुआ नहीं, तो 2019 में हमारे स्वर्गवासी नेता ने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, चिराग जी को। वो 1 साल के लिए बनाया था। 2020 में इलेक्शन हो जाता, उसके बाद ये वापस बनते, कोई दिक्कत नहीं थी। आज जब हमने 2021 में इलेक्शन की बात की तो ये कह रहे हैं कि मैं तो जिंदगी भर के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो उसके माध्यम से, और दूसरी बात है कि जो डिसीजन इन्होंने एज राष्ट्रीय अध्यक्ष ले लिए, उससे पार्टी पूरी बहुत कमजोर हो गई। एक हमारा प्रेसिडेंट आ गया, एक हमारा इलेक्शन में कैंडिडेट जीत के आ गया, वो बेचारा भी भाग गया, हमारा एमएलए वहां से। वो 4 महीने वेट करता रहा कि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको क्या दे देगा, इनको क्या बात करेगा, उनको क्या डायरेक्शन देगा। 4 महीने तक उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं मिली। 4 महीने के बाद वो निकल के भागा। उसका तो आपने खुद वीडियो देखा होगा, पूरे चैनल्स में वो दे रहा है। तो इसलिए हम चिराग जी को कहना चाहते हैं, आप सभी चैनलों में ये बोल रहे हैं कि मेरे चाचा मेरे को बोल देते, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता, मैं मंत्री बना देता। मेरे भाई, आप उनके बेटे हैं। उन्होंने अपने हाथ में, गोदी में आपको पाला है। किनको आप बना देते? बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है? और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो। आप आ जाइए, समर्थन कर लीजिए, दिखे, आपका भी लगेगा कि आपकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन। एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी ने जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले को लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर करते हुए मोदी सरकार को पुलवामा की तरह ही जवाबी कार्रवाई करने की चुनौती दी है। गौरतलब है कि रविवार को सुबह जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन से विस्फोट होते हैं और यहां आशंका है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन का इस हमले में हाथ है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि यह मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाबी कार्रवाई करे और ओवैसी ने जम्मू ड्रोन हमले को लेकर यहां ये कहा कि जितनी लंबी दूरी तय की, उससे लगता है कि वो अमेरिका या चाइनीज था। सरकार को इस हमले का जवाब देना चाहिए। लाख करोड़ का डिफेंस का बजट है और एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ड्रोन आता है। ये ड्रोन इतना लंबा डिस्टेंस जो कवर किया है, या तो अमेरिकन ड्रोन है या चाइनीज ड्रोन है। अब ये मोदी जी फिर वही झूला झुलाने की बात करेंगे या फिर इस तरह कमजोरी दिखाएंगे। ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आती है, मोदी सरकार पर आती है। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।